शैलेश कुमार पाल ICS हरदोई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के लगातार वीडियो मैं आपको YouTube के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं और वो आपकी थ्योरेटिकल क्लास थी और प्रैक्टिस भी साथ साथ में ज़रूरी है, इसलिए मैं आज प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध, इस पर आज हम लोग प्रश्न हल करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलते रहें, नए नए वीडियोस मिलते रहें लगातार। आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध, इस पर आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, डेवलपमेंट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियोस में भी मैंने डेवलपमेंट पढ़ाया था। तो विकास क्या होता है इसको मैं 2-3 लाइनों में आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, विकास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो विकास कितने बहुत अधिक प्रकार के भी होते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में केवल 5 प्रकार के विकास को ज़्यादातर फोकस करना है। पहला विकास आपका हो गया शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा आपका है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा आपका है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। चौथा आपका है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। पांचवा आपका है भाषाई विकास और इसी के अंतर्गत आपका नैतिक विकास भी आ जाता है। तो मुख्यतः 5 प्रकार के विकास हैं। तो उन विकासों को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चंस को हल भी करते रहेंगे। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, वर्तुलाकार रूप में चलता है। वर्तुलाकार जो होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे हार्ट बीट्स चलती हैं, तो वर्तुलाकार के रूप में विकास चलता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब है जैसे कोई बालक जब शुरुआती स्टेज में जब शुरुआत में जन्म होता है तब उसकी लंबाई देखिए, फिर धीमे धीमे एक अवस्था के बाद 25 साल बाद उसकी लंबाई देखिए। तो शुरुआत से और अंत में जैसे कोई बालक है शुरुआत में गिनती सीखता है, फिर जाकर के आगे चल करके गणित में विद्वान भी बनता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट तो ये भी होता है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। दूसरा है विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। हर अवस्था में कुछ ना कुछ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। शारीरिक तौर पर होते रहते हैं, मानसिक तौर पर भी होते हैं, इमोशंस संवेगात्मक रूप से भी होते हैं, भाषा भी चेंज होती है। बच्चा छोटा होता है तो तुतला करके बोलता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा उसकी आवाज़ साफ निकलती है, फिर जाकर के वो पूरा वाक्य एक ही लाइन में बोल जाता है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये उसकी अवस्थाओं में चेंजेज हैं। उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है परिवर्तन भी उसी प्रकार होते जाते हैं। छोटा बच्चा होता है उसकी समझ उतनी नहीं होती है, बाल्यावस्था में उसकी समझ थोड़ी बढ़ जाती है, किशोरावस्था में उसकी समझ और बढ़ जाती है और युवावस्था में जाकर के वो उसकी समझ और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है हर अवस्था में अपने अपने खतरे का मतलब है। खतरे भी अब मैं आपको बता दूँ, कभी कभार होता है कि व्यक्ति मान लीजिए कि वो शैशवावस्था में उसकी वृद्धि शारीरिक और मानसिक वृद्धि तीव्र गति से हुई और बाल्यावस्था में उसकी शारीरिक मानसिक वृद्धि उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाई। तो ये अपने अपने खतरे हैं। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। उकसाना और बढ़ावा देने का तात्पर्य समझिए। जैसे कोई बच्चा है वो कह दे कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा, आपने कहा आपका मित्र बहुत पढ़ता है, आप नहीं पढ़ते हैं। वो आपका मित्र कह रहा था कि आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, तो आपने उसको उकसाया। पढ़ने के लिए क्या किया? उकसाया। एक प्रकार से मोटिवेट, जिसको हम लोग कहते हैं, मोटिवेट किया, उकसाया पढ़ने के लिए। तो उकसाया भी होता है, उससे भी भाई डेवलपमेंट होगा। पढ़ेगा तो मानसिक विकास उसका तीव्र होगा, बुद्धि अच्छी होगी। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। अब इसको समझिए। अब देखिए, जहाँ पर हम लोग जिस समाज जिस परिवेश में रह रहे हैं तो उसका असर तो हम पर होगा ही होगा। वहाँ के इन्वायरमेंट का प्रभाव भी हम पर पड़ेगा और अगर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। और अगर डेवलपमेंट पर पड़ रहा है तो वो डेवलपमेंट आपका चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, भाषाई हो, किसी आधार पर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विकास के प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 भी कह रहा है
विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है, तो सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें उन्होंने जो नहीं लगा दिया है, नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन जो सत्य नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर 2 है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? अब देखिए, सामान्य खेलों के लिए शारीरिक विकास, कुशलता सीखना। अब एक चीज आप देख लीजिए, जब आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें प्रश्न को आप 1 बार से 2 बार, 2 बार से 3 बार भी पढ़ लीजिए, उसमें कोई भी कोई त्रुटि नहीं है। 2 बार तक पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब बार बार प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आंसर पढ़ेंगे, फिर नहीं समझ में आया, फिर आपने प्रश्न पढ़ा, फिर आंसर पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपका समय जाया हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को आप 2 बार पढ़ सकते हैं। विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में, अब देखिए आपको यहाँ पर हमारा जो पिछला वीडियो है बालक की अवस्थाओं पर, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, उसकी एज क्या होती है, कौन कौन से कार्य बालक उस एज में करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बात करें, पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ तो बता सकता हूँ कि बाल्यावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाल्यावस्था की एज होती है 5 से 12 वर्ष। ये सब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग होती है। कोई आपको 6 से 12 भी बताएगा, कोई आपको 6 से 13 भी बताएगा, कोई आपको 6 से 11 भी बताएगा। ये सब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के आधार पर होती है। लेकिन जो आपकी सभी एजों में जो कॉमन एज होती है वो 5 से 12 वर्ष के बीच में होती है। 5 से 12 वर्ष को इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक एज इसको कह दिया गया पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो जो मध्य पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी एज होती है 5 से 6 वर्ष। जो मध्य बाल्यावस्था होती है 7 से 10 वर्ष। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसको कहते हैं 11 से 12 वर्ष। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है इस प्रश्न में, तो 11 से 12 वर्ष हो गया। पहला ऑप्शन कह रहा है सामान्य खेलों के लिए शारीरिक कुशलता। अब देखिए, शारीरिक कुशलता सामान्य खेलों के लिए होना आवश्यक है, उत्तर बाल्यावस्था में भी होता है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्भरता प्राप्त करना। डी है हम अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। हम उम्र का मतलब होता है अपने जो साथी लोग होते हैं उनकी एज और मेरी एज बिल्कुल समान होनी चाहिए, जिसको हम लोग हम उम्र कहते हैं। तो बालक उत्तर बाल्यावस्था ने 11-12 वर्ष में हम उम्र बालकों के साथ रहना बिल्कुल पसंद करता है, खेलता भी है, सीखता भी, सब कुछ करता है। इसीलिए बाल्यावस्था को एज ऑफ गैंग भी बोला गया है। एज ऑफ गैंग का मतलब समझते हैं समूह में रहने वाली जो उम्र होती है उसको एज ऑफ गैंग भी बोलते हैं। ये आपका बाल्यावस्था ही है। ठीक है, तो हम उम्र के साथ ये ऑप्शन सही हो गया। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बालक अपने निर्णय यहाँ पर लेना प्रारंभ कर देता है, तो व्यक्तिगत निर्भरता आत्मनिर्भरता। पुरुषोचित स्त्रियोचित की सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। देखिए, बालक और बालिका दोनों जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तब उनके जाकर उनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वो शारीरिक परिवर्तन अचानक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं के अंदर भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, पुरुषों के बालकों के अंदर भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वहाँ पर उनकी सामाजिक भूमिकाएं भी स्पष्ट होने लगती हैं। लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था में होती हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला। विकास का अर्थ परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला से है। उत्तरोत्तर श्रृंखला का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक श्रृंखला, सीरीज। ठीक है, तो ए ऑप्शन है उत्तरोत्तर श्रृंखला, वो तो उसी से हो गया, मतलब ही नहीं, ए वही है जो प्रश्न कह रहा है। बी से देखिए, बी अभिप्रेरण के फलस्वरूप से होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरण यानी कि आप जब मोटिवेट करें तब परिवर्तन हो, फिर उसके बाद उत्तरोत्तर श्रृंखला। क्या आप मोटिवेट करने के बाद में लगातार कार्य अच्छे ही होंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई किताब में लिखा कि आप मोटिवेट करते फिर लगातार अच्छे कार्य होंगे, उस व्यक्ति की जिंदगी में सब अच्छे ही कार्य होंगे? ऐसा तो नहीं है। अगला है अभिप्रेरणा और अनुभव। अनुभव तो बात सही है, एक्सपीरियंस व्यक्ति जब धीमे धीमे जिसकी एज बढ़ती जाएगी उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो वो चीज़ें भी बहुत सारी सीखता चला जाएगा। लेकिन अभिप्रेरणा और अनुभव जब साथ साथ किया जा रहा है, क्या उसमें भी उसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला पर लगातार वृद्धि ही होगी? इसका भी क्या उससे डेवलपमेंट होगा? अगला है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या। हाँ, अब देखिए, मैच्योरिटी बढ़ रही है। अगर किसी बालक की मैच्योरिटी बढ़ रही है, परिपक्वता बढ़ रही है, यानी परिपक्व हो रहा है, तो उसका अनुभव भी बढ़ रहा है। जब मैच्योरिटी बढ़ेगी, अनुभव भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आय
टॉय एज या एज ऑफ टॉय किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या सभी को। अब देखिए खिलौने की एज, बालक शैशवावस्था में भी खेलता है, पूर्व बाल्यावस्था में भी खेलता है, उत्तर बाल्यावस्था में भी खेलता है। शैशवावस्था में उसको कई सारे खिलौनों का ज्ञान भी नहीं होता है। कोई जैसे बोतल है, बोतल को भी खेलने लगा, ठीक है, बोतल में पानी भरा है उसको भी खेलने लगा, गरम गरम चाय है उसको भी खेलने लगा, समझ गए? तो उसको वहाँ पर खिलौनों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। खिलौनों का ज्ञान होता करके है वो आपके शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, ठीक है। यह प्रश्न मोस्टली डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए कई किताबों में आपको जो है शैशवावस्था मिलेगा, कई किताबों में आपको पूर्व बाल्यावस्था भी मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के जब प्रश्न ऐसा आ जाता है तो उसमें जवाब आपका ये सही भी हो जाता है। ये सही यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला। लेकिन इसमें जवाब अधिकतर किताबों में, अधिकतर विद्वानों के द्वारा जो है शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था पर ज़्यादा विवादित रहा है। लेकिन इसका जवाब जो हम आपको बताएंगे वो जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 5 से 6 वर्ष की उम्र, क्योंकि उसमें बालक क्या करता है, विद्यालय में प्रवेश ही करता है। बात समझ गए? उसकी समझ भी कहीं ना कहीं शैशवावस्था से थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो खिलौना क्या है, असलियत खिलौना क्या है और जो वास्तविकता क्या है उसको जानने लगता है। अब चाय के साथ खेलना, गरम गरम चाय के साथ खेलना या किसी महंगे पॉट के साथ खेलना, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। अब देखिए यहाँ पर एक ये आ गया पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का मैंने फिर जिक्र आ गया, तो 5 से 6 वर्ष मैंने अभी आपको बताया था। दल समूह में रहने की आवश्यकता, जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि बाल्यावस्था गैंग एज बोली जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में वो गैंग एज कब फॉलो करना प्रारंभ करता है? वो मध्य बाल्यावस्था से प्रारंभ करता है। मध्य बाल्यावस्था यानी कि 7 वर्ष के बाद में वो दल में रहना शुरू कर देता है। और दल समूह में ये तो अभी उसकी शुरुआती एज है, ठीक है। अगला अनुकरण करने, बिल्कुल अनुकरण बालक करता है। अब अनुकरण तो व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत करता रहता है। अनुकरण की तो बात ही छोड़ दीजिए कि क्या इसके लिए कोई एज स्थिर है, नहीं। बालक मतलब एक अच्छा खासा आदमी है, वो भी अपने पड़ोसी अगर उसका कार खरीद कर ले आया है तो वो भी अनुकरण करके वही मॉडल की कार या उससे बढ़िया लाने की कोशिश करता है, तो दैट इज कॉल्ड अनुकरण। छोटा बच्चा है, उसको छोटा आ लिखाने से पहले बिंदी से छोटा आ लिखते हैं, फिर बिंदुओं को मिलान करके हम छोटा आ लिखना सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनुकरण, ठीक है। तो अनुकरण बालक आपको देख करके कार्य करता है, दैट इज का अनुकरण। अगर प्याला पकड़े हैं तो क्या प्याले की जो वो होती है पकड़ने की कुंडी होती है, तो उसमें उंगली डाल करके अगर हम पकड़ते हैं प्याला, तो बच्चा भी उसी प्रकार से पकड़ने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड अनुकरण, ठीक है। तो अनुकरण करने की अवस्था होती है। प्रश्न करने की अवस्था का मतलब हो गया कि बालक प्रश्न करता है। अब देखिए कभी बाल्यावस्था का बालक क्या प्रश्न करेगा? बिल्कुल गलत है। बालक तो सबसे छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। हमसे एक बार पूछा, एक छोटे बच्चे ने कहा ये पंखा चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो मैंने बताया कि बेटा लाइट से चल रहा है। लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? हमने कहा देखो वो स्विच है, वो स्विच को ऑन करोगे, ऑफ करोगे, लाइट जाएगी आएगी। कहीं ये स्विच में कहाँ से आती है? तो हमने बताया कि वो जो बाहर मीटर लगा होता है उससे आती है। कि मीटर को कहाँ से आती है? फिर हमने ट्रांसफार्मर कहाँ से आती है? फिर पावर हाउस कहाँ से आती है? तो कहने मतलब है एक के अंदर छिक्कल के अंदर छिक्कल वाला हाल हो जाता है। तो प्रश्न करने की अवस्था तो उसकी होती ही होती है। खेलने की अवस्था का मतलब है अब बच्चा छोटा है तो खेलेगा ही, तो इसमें दल समूह रहने की आवश्यकता है, ये वाला ऑप्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? हाँ, तो इसको देखते हैं। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है संख्या और चौथा है द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। देखिए द्रव्यमान होगा वहाँ पर वेट जरूर होगा। वेट अगर है तो वो एक संख्यात्मक वैल्यू में होगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी उसकी कुछ, और न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तो उसकी कुछ फील्ड भी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। द्रव्यमान है, मास है, संख्या नंबर है, फील्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। भौतिक शब्द लगा दिए, इसका मतलब मास है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सर्वोत्तम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान को, जैसे ही बाल मनोविज्ञान की बात कर ली जाए, आपको एज पता होनी चाहिए। जन्म से 18 वर्ष के बालक को का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान ये एक शाखा है बाल मनोविज्ञान।
वैसे सामाजिक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, कई प्रकार की शाखाएं हैं मनोविज्ञान की। तो बाल मनोविज्ञान जो आता है वो आपका जन्म से 18 वर्ष के बीच में जो बालकों का अध्ययन किया जाता है उसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब कह रहा है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हम किसी के समान हैं क्या? तो सारे बच्चे एक जैसे हो गए तो कैसे, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन ही गलत हो गया। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब देखिए सभी व्यक्तियों के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे एक बिना पढ़ा लिखा हुआ लड़का इलेक्ट्रिसिटी का कार्य जानता है तो वो अपने कार्य में विशिष्ट हुआ, ठीक है। एक पढ़ा हुआ, खूब पढ़ा हुआ लड़का इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानता है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, वो नहीं बना पाता है लाइट को, तो वो उस कार्य में विशिष्ट नहीं है। समझ गए? तो हर एक, वो पढ़ने में विशिष्ट है, वो इलेक्ट्रिसिटी के कार्य में विशिष्ट है, तो सबकी विशेषताएं अलग होती हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर इंसान के अंदर एक विशिष्टता होती है, बस उस विशिष्टता को पहचान कर उसके कदम चिन्हों पर चलने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी वाला सर्वोत्तम हो गया। चलिए सी भी पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बच्चे एक जैसे मतलब नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो गया? बी वाला। नेक्स्ट है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? अच्छा मतलब मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है। अब देखिए, नियमित जीवन, कंटिन्यू लाइफ, संवेगात्मक परिपक्वता, नियमित जीवित जिए तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा। संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी है उसके अंदर, ठीक है, इमोशंस पर अपने काबू है तो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है, वो भी बहुत अच्छा है। सहनशीलता है, बहुत अच्छा है मानसिक स्वास्थ्य। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। बहुत विनीत, केवल विनीत होता तो ठीक था, बहुत विनीत हो गया, बहुत शब्द लगा देने से ऑप्शन डगमगा गया। स्वयं में सीमित, अपने आप में ही कार्य करना, कूप मंडूक वाला हाल हो गया। तो स्वयं में सीमित, ये भी थोड़ा ऑप्शन ये गड़बड़ा गया, निगेटिविटी आ गई। अंतर्मुखी ठीक होता है लेकिन अति अंतर्मुखी गलत हो जाता है, उसी प्रकार से। डी ऑप्शन है वास्तविकता की स्वीकृति, वास्तविकता की स्वीकृति है, बिल्कुल सही है। स्वमूल्यांकन, वेरी गुड, अगर आप खुद इवेल्युएशन कर रहे हैं तो और अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी वाला। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर साथी बालकों की संगत को पसंद करना। माँ बाप के साये से अगर निकलना है तो आप पहले ही जान लीजिए। अब देखिए, यानी कि वो जब माँ बाप की बात ना मान करके अपने इष्ट मित्रों की बात ज़्यादा मानने लगे। माँ बाप कह रहे हैं बेटा पढ़ने का समय है, पढ़ लीजिए, और मित्र कह रहा है नहीं अभी खेलने का समय है, खेल लो, तो लगेगा कि माँ बाप हमारे गलत कर रहे हैं और हमारा मित्र सही कर रहा है। तो जब ये अवस्था होती है वो कौन सी होती है पूछ रहा है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। ये ऑप्शन में जो किशोरावस्था कहा है, देखिए इसका जवाब तो किशोरावस्था है। अब उसमें उसने पूर्व किशोरावस्था दे दिया है तो कहीं नहीं का जवाब पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। कैसे, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ। क्योंकि जब पूर्व किशोरावस्था है, ये किशोरावस्था में एज जब इंटर करते हैं तब बालक में मानसिक विकास, जो बालक में इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। 12 से 13 वर्ष की आयु जब बालक की होती है और चाहे बालिका की हो, तो दोनों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और ये शारीरिक परिवर्तन से बालक और बालिकाएं दोनों जो हैं उनके बारे में उसको जानकारी भी नहीं होती है। और ये जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसका इफेक्ट सीधे मानसिक विकास पर जाता है। यहाँ से बालक और बालिकाओं को मानसिक सुदृढ़ होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर वो दोनों लोग सुदृढ़ हो जाते हैं तो उनकी आगे की कार्यशैली बड़ी आसानी पूर्वक चलती रहती है। और ये शारीरिक परिवर्तन होने पर अगर उन्होंने मानसिक शक्ति अपनी काबू नहीं कर पाई या अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं उनके आगे के 2-4 साल गड़बड़ा सकते हैं। तो बात यहाँ पर आती है, अब यहीं पर, अब जैसे कह रहे हैं माँ बाप के साये से निकल करके इष्ट मित्र के पास आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य हो जाती है। तो इसमें आपका जो अच्छा जवाब होता है जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विकास का सही संबंध परिपक्वता से है, जो उद्दीपन का है। अब देखिए, विकास का सही संबंध परिपक्वता से, डेवलपमेंट का जो रिलेशन इन्होंने कहा मैच्योरिटी के साथ। हमने अभी बताया विकास तभी होगा जब मैच्योरिटी होगा, मैच्योरिटी तभी होगी जब अनुभव होगा। अनुभव, परिपक्वता और विकास तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ अनुभव, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव जो है, अनुभव, विकास और परिपक्वता, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उद्दीपन की। उद्दीपन की जब बात करेंगे,
उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का तात्पर्य होता है संकेत। उद्दीपन का तात्पर्य संकेत। उद्दीपन को हम लोग स्टिमुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलस। और आप लोगों ने जब माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने से, अगर आपने बीएड किया, बीटीसी किया है या आपने डीएलएड कर रखा है, तो अगर आपने ये सारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रखे हैं इनमें से कोई भी, तो आपने एक माइक्रो टीचिंग की होगी। माइक्रो टीचिंग में जो है शिक्षण कौशल पढ़ाए जाते हैं, जिसको हम लोग टीचिंग स्किल कहते हैं। तो 14 शिक्षण कौशल होते हैं, उसमें से एक कौशल होता है जिसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्टिमुलस वेरिएशंस स्किल्स। तो स्टिमुलस वेरिएशंस क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उद्दीपन परिवर्तन में हाव भाव एक्सप्रेशंस के बारे में बताया जाता है। जैसे आपको कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो आपके हाथों का क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, आप किस प्रकार से बालकों पर नज़र रखे हुए हैं, आपके चलने और समझाने की क्रियाएं कौन सी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में आवाज़ कब तेज और कब धीमी करनी है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं उन सभी पर आपका फोकस जो कराया जाता है वो स्टिमुलस वेरिएशंस के द्वारा कराया जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के द्वारा कराया जाता है। तो उद्दीपन परिवर्तन जो होता है कौशल जो होता है वो शिक्षण कौशल का ही एक भाग होता है। 14 शिक्षण कौशल होते हैं, उसमें से एक कौशल आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तो इसमें कह रहा है उद्दीपन का संबंध किससे है? अब आप यहाँ पर कहना है परिवर्तन से है, एक्सप्रेशन से है उद्दीपन का संबंध। तो यहाँ पर हो गया परिवर्तन, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रयास, चौथा है परिणाम। परिवर्तन हटा दीजिए, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। जैसा आप अब जैसे आप अगर कथा भागवत सुनते हैं, जब आप कथा में बैठे हुए महाराज जी कभी कभार प्रसंग सुनाते हैं, तो प्रसंग जो श्रोतागण होते हैं उसमें से एक आध श्रोतागण जो है इतने थक जाते हैं बेचारे, ऐसे ऐसे सोने लगते हैं, औंघा जाते हैं। अब पट्ट से कोई तो ऐसे करते गिर भी जाता है। तो अब ऐसे बीच में बैठे हुए श्रोतागणों को अगर महाराज जी जगाना है तो वो अपनी वाणी से जगा देते हैं। कैसे? कोई प्रसंग सुना रहे हैं और धीमे से उन्होंने अपनी आवाज़ को तेज कर दिया। जैसे सुना रहे हैं, भगवान राम के पास हनुमान जी आए और उन्होंने कहा प्रभु, तो प्रभु शब्द में अपनी आवाज़ को तेज कर दिया। अब बैठे हुए श्रोतागण एकदम जग गया, जो सो रहा था वो जग गया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ऐसे ही क्लास में भी होता है। क्लास में बच्चा सो जाता है तो उसको भी हम तेज आवाज़ करके जगा सकते हैं, समझ गए? हाथों का क्रियान्वयन होता है, ये फोकस करता है कि बच्चों को अपनी ओर फोकस करवाता है। तो ये सब स्टिमुलस वेरिएशंस के अंतर्गत आते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसमें रिस्पॉन्स मिलता है। ऑप्शन नंबर होता है बी। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास एक अंतः क्रिया का फल है। बिल्कुल बात सही है, सत्य नहीं। इस पर भाई फोकस करना, नहीं पर। क्या विकास अंतः क्रिया का फल है? ये तो जवाब सही हो गया। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही हो गया। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही हो गया। विकास विशिष्ट से सामान्य, ये गलत हो गया। मैंने आपको पहले ही मतलब अभी शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि विकास विशिष्ट से सामान्य से नहीं, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये उल्टा है, इस प्रकार से चलेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? डी वाला। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, या कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विकास हो सकता है क्योंकि विकास नितांत गलत व्यक्तिगत मामला है। नितांत व्यक्तिगत मामला, नितांत शब्द ने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया। अगला सही है क्योंकि इस विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर। ये कहाँ पर दिया है, किस किताब में दिया है कि शारीरिक विकास सबसे पहले होता है? कहीं पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित जो ये शब्द बार बार आ रहा है, अंतः संबंधित, ये ऐसे शब्द जो है अंतः संबंधित, अनुकरण, ठीक है, क्रियान्वयन, ये शब्द थोड़ा क्वेश्चन अवसर प्रदान करना, ये शब्द सीटर में जो है वजन बढ़ा देते हैं। जब जिस ऑप्शन में ये शब्द होगा वो बाकी के अन्य ऑप्शनों पर हावी हो जाता है। तो अंतः संबंधित है शारीरिक विकास अन्य पक्षों के साथ, बिल्कुल सही है। गलत है,
डी ऑप्शन कह रहा है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के किसी भी पक्ष से प्रभावित नहीं होता है, ये भी बात गलत है। तो इसमें आपका अगर कोई सही जवाब है तो वो आपका कौन सा है, सी वाला। नेक्स्ट है 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। इस प्रश्न के जवाब आप एक बार देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, और उसके बाद में आप प्रश्न पढ़ें चाहे ना पढ़ें, क्योंकि उसमें उसने एक ही वर्ड से सब क्लियर कर दिया है। वो वर्ड क्या है, 13 वर्ष। मैंने आपको बताया था, इसीलिए कहा है कि बालक की अवस्थाओं वाला वीडियो पिछले जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे और आप उस पर जा करके पूरा वीडियो देखिए। उसमें दिया 13 वर्ष, यानी कि 13 वर्ष की बालक की अवस्था किस में होगी, किशोरावस्था में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। प्रारंभिक शिक्षक के लिए बालक मनोविज्ञान का आवश्यक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि देखिए यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। अनुशासित बनाने में, अब इन्होंने केवल ये शब्द लिया, क्या अनुशासन के लिए ही केवल बाल मनोविज्ञान आवश्यक है और किसी चीज़ के लिए नहीं। अगला देखते हैं, परीक्षा में परिणाम, अभी पढ़ाया लिखा कुछ नहीं, परिणाम पहले आ गया, तो ये भी आपसे गलत हो गया। बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका, हम केवल सुविधाओं के लिए बाल मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, व्यवहार। अब थोड़ा इसको हम लोग पढ़ते हैं। मनोविज्ञान क्या है, इसको देखिए, इसका भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, उसमें बताया है मनोविज्ञान क्या है, इसकी किसने क्या बताया है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। मनोविज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया गया। सर्वप्रथम विभाजित किया मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर कहा गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो जो अंतिम और आधुनिक समय में मनोविज्ञान को जो कहा गया है वो व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, व्यवहारवाद के जनक वाटसन के द्वारा बताया गया है। यानी कि जो 20वीं शताब्दी का जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। किसने बताया है वो भी जान लीजिए, किसने बताया है, वाटसन ने बताया है। तो किसको जानने के लिए बाल मनोविज्ञान जरूरी है, व्यवहार को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, डी वाला। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु को समझने के प्रति विद्यार्थियों के मत की, यानी कि आप बाल मनोविज्ञान भाई पढ़ते तो इसीलिए हैं ताकि बच्चे क्या कैसे सीखना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएँ हैं, वो किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम पढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें बाल मनोविज्ञान में स्पष्टता के साथ में आप सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला, उपरोक्त सभी। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है, विकास हम कहते हैं विकास जो है किसी चौराहे से शुरू होता है, नहीं। ट्रेन की गाड़ी शुरू होता है, नहीं। ऑप्शन पढ़िए, उत्तर बाल्यावस्था से, क्या है भैया, उससे पहले उत्तर बाल्यावस्था से पहले मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें कहीं विकास होता ही नहीं, सीधे बच्चा जन्म के बाद उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है। तो ये तो ऑप्शन कतई गलत हो गया। शैशवावस्था से जन्म हुआ तब जाकर के विकास प्रारंभ हुआ, जन्म से पहले भी कहीं बालक रहता है गर्भ में, माँ की गर्भ में जब बालक होता है तो उसमें भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। प्रसव पूर्व अवस्था, उस गर्भ वाली अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, जो माँ का गर्भ होता है। अब ये सब प्रसव पूर्व अवस्था को मैं देखो भाई थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको अपनी कॉपी में मेरी लैंग्वेज से आप ज़्यादा समझिए, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसीलिए मैंने 3 एरो भी बना दिए हैं, लिखना आपको है। पहला प्रसव पूर्व अवस्था को 3 भागों में विभाजित, पहला होता है बीजाकाल, क्या होता है, बीजाकाल। दूसरा होता है भ्रूणावस्था, क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था। तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विकास काल। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला होता है बीजाकाल, दूसरा होता है भ्रूणावस्था, भ्रूण जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूणावस्था, और तीसरा होता है विकास काल। जो बीजाकाल होता है वो 2 सप्ताह, जो आपका भ्रूणावस्था होती है वो 6 सप्ताह, और जो आपकी लास्ट विकास काल होता है वो 7
महीने, कुल मिलाकर के गर्भ में जो समयकाल होता है वो होता है 9 माह का। तो 2 सप्ताह और 6 सप्ताह मिलाकर के 2 महीने हो गए और 7 सप्ताह मिलाकर के पूरे 9 माह हो गए। तो ये 9 माह का पीरियड प्रसव पूर्वावस्था होता है और इसमें जो विकास काल है जो 7 माह का होता है उसी में बालक का शरीर बनता है, जिसका निर्माण सिर से पैर की ओर होता है। एक प्रश्न भी पूछा जाता है बालक का निर्माण कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, सी वाला, प्रसव पूर्वावस्था से। विकास कहाँ से शुरू होता है, प्रसव पूर्वावस्था से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता या कथन। रिपीट हो गया है प्रश्न, पिछला बार भी था। इसका जवाब सही था सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। अधिगम और विकास को, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत है, जुड़ा हुआ है, अंतः संबंधित है। विकास अधिगम विकास के पीछे रहता है, नहीं, जितना विकास करेंगे उतना ही सीखेंगे या जितना सीखेंगे उतना ही विकास होगा। अगला, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, तो समानार्थक तो नहीं है, परिभाषा के अनुसार समानार्थक तो नहीं है। अगला, विकास और अधिगम एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित, देखिए वजनील शब्द आ गया भाई, अंतः संबंधित। सीटेट में इस चीज को बहुत देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में अंतर्गत आता है। 6 से 11 वर्ष जो होती है एज, ये परिवर्ती बाल्यावस्था होती है। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, लगातार आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बहुत जरूरी है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। जितना संभव उतनी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित परीक्षाओं का आयोजन करना। अब देखिए बात वही आ गई ना, परीक्षाओं का आयोजन हम पहले कैसे कर सकते हैं, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ना है बालक को। उसलिए केवल संज्ञानात्मक विकास आवश्यक नहीं होता। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और जीन पियाजे के द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 4 बताई गई हैं। उनको हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में। संज्ञानात्मक विकास कह लें, चाहे हम इसको संज्ञानात्मक के साथ मानसिक विकास भी कह लें, बौद्धिक विकास भी कह लें, और आप जो है मानसिक विकास भी कह सकते हैं। तो ये सभी एक ही चीज़ है। दूसरा ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना है जो परंपरा का कोई मतलब नहीं होता है, पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ होती है, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, आप ऐसा इन्वायरमेंट बालक के सामने प्रस्तुत कर दें कि बालक उसमें ऑटोमेटिक सेटल हो जाए, अपने ज्ञान में वृद्धि भी करते रहे, यानी कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ये ऑप्शन आपका वजनील है। और फिर है आपका और पॉजिटिविटी, देखिए इसमें इस सी ऑप्शन में पॉजिटिविटी है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण, ठीक है। और डी वाला देखिए सहयोगात्मकता की अपेक्षा शब्द, हम बालक से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना उपेक्षा ना अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन से हो जाएगा, सी वाला। तो ये आज का आपके महत्वपूर्ण सीटेट के 20 प्रश्न थे जिन पर हमने आपको डिस्क्राइब भी किया। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न को खूब समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। हम निःशुल्क आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप लेते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार से। और जितना हो सकेगा हम आपके लिए तत्पर हैं। और बस आपको एक ही कार्य हमारा भी करना है, शेयर करिए वीडियो को, जितना आप हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्र दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ रखें, बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, हो सके तो सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल भी डाल करके जेब में ले जाएं, हाथ को अपने धोते रहे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ भी पाएंगे, ठीक है, आगे उन्नत भी कर पाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत सही होना जरूरी है। और इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।